नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में जा रहे हैं जिसने भारत को हिलाकर रख दिया था, जेसिका लाल हत्याकांड। हाँ, 1999 का ये मामला। बहुत कुछ हुआ था इसमें। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज भी हैं, जैसे द मर्डर ऑफ जेसिका लाल वाला लेख, और हमारा इरादा है कि इस हाई प्रोफाइल केस के हर पहलू को देखें। सही। कैसे एक पार्टी में हत्या हुई, फिर कैसे न्याय मिलने में दिक्कतें आईं। हाँ, और फिर कैसे लोगों ने, मीडिया ने दबाव बनाया और सब पलट गया। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए जरा, एक चमक दमक वाली पार्टी दिल्ली की, रात का समय, शराब परोसने से मना किया और गोली चल गई। और फिर न्याय के लिए एक लंबी, बहुत लंबी लड़ाई। कहानी यहीं से शुरू होती है। तो जेसिका लाल कौन थी? क्या बैकग्राउंड था उनका? जेसिका लाल एक मॉडल थी, पार्ट टाइम बारटेंडिंग भी करती थी। हाँ, सुना है दिल्ली के पेज 3 सर्कल में जानी जाती थी। बिल्कुल। और ये बात है 1990s के आखिर की। दिल्ली का माहौल थोड़ा अलग था तब। मतलब कैसा माहौल? मतलब ये कि जो प्राइवेट पार्टियां होती थी ना, उनमें अक्सर रुतबा, पैसा, शराब, पहुंच, ये सब चीजें मिल जाती थी। लाइनें थोड़ी धुंधली थीं। अच्छा, तो ये घटना कब और कहाँ हुई? ये 29 अप्रैल की रात या कहें 30 अप्रैल की सुबह 1999 की बात है। ओके। जगह थी महरौली में सोशलाइट बीना रमानी का एक रेस्टोरेंट था, टैमरिंड कोर्ट। हाँ, सुना है वहाँ प्राइवेट पार्टी चल रही थी। हाँ, और एक बात ये भी थी कि शराब शायद बिना लाइसेंस के परोसी जा रही थी। ओह, और मेहमान कौन कौन थे? मेहमान वही दिल्ली के एलीट लोग, मॉडल्स, बिजनेसमैन, सोशलाइट्स। और कुछ नेताओं के बच्चे भी थे शायद। हाँ बिल्कुल, कुछ प्रभावशाली नेताओं के बेटे बेटियां भी शामिल थे। माहौल तो जश्न का था, पर वो रात एक त्रासदी बन गई। यही समझना जरूरी है कि ये सब किस माहौल में हुआ। वो जो प्रिविलेज वाली बात है ना, ऊंची पहुंच। हाँ, दिल्ली के एलीट सर्कल्स में ये आम समझा जाता था। शायद इसी बेफिक्री ने उस रात जो हुआ और फिर बाद में जो हुआ, उस पर असर डाला। मतलब ये कि कुछ लोगों को लगता था कि नियम उनके लिए है ही नहीं। शायद कुछ ऐसा ही। उस वक्त की दिल्ली की एलीट नाइट लाइफ का ये एक स्याह पहलू था। तो उस रात हुआ क्या असल में? पार्टी चल रही थी? हाँ, रात के करीब 2 बज रहे थे। पार्टी जोरों पर थी। ओके। तभी मनु शर्मा, जिसका असली नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ था, वो अपने दोस्तों के साथ आया। अच्छा, कौन थे दोस्त? विकास यादव था और अमरदीप सिंह गिल, जिसे टोनी गिल कहते थे। और इनका बैकग्राउंड? मनु शर्मा तो हरियाणा के एक बड़े नेता का बेटा था ना, विनोद शर्मा। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के ताकतवर नेता थे विनोद शर्मा। और विकास यादव भी यूपी के एक और बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था। मतलब ये लोग कोई आम मेहमान नहीं थे, इनकी अच्छी खासी पहुंच थी। बिल्कुल। तो ये लोग पार्टी में पहुंचे और तब तक बार बंद होने का टाइम हो गया था। हम देर हो गई थी और बार में शराब भी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो मनु शर्मा ने जेसिका लाल से ड्रिंक मांगी, जो उस वक्त बारटेंडिंग कर रही थी। और जेसिका ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि बार बंद हो गया है और शराब भी नहीं है। बस इतनी सी बात पे? लगता तो यही है। आरोप है कि मनु शर्मा को ये इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर गुस्से में उसने अपनी .22 कैलिबर की पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल? पार्टी में? हाँ, और उसने 2 गोलियां चलाईं। 2 गोलियां? हाँ, पहली गोली हवा में छत की तरफ, शायद डराने के लिए। और दूसरी गोली सीधे जेसिका लाल के सिर में लगी। हे भगवान! वो वहीं गिर गईं। अफरा तफरी मच गई एकदम। उन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा? हाँ, फौरन पास के अपोलो अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और शर्मा और उसके दोस्त? वो लोग मौके से फौरन रफू चक्कर हो गए। इस खबर ने तो अगले दिन हंगामा मचा दिया होगा। जबरदस्त। पूरे देश का ध्यान इस केस पर चला गया। एक तो दिल्ली में हुआ, ऊपर से इतने हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। हाँ, गवाह भी तो सब जाने माने लोग ही थे। बिल्कुल, ज्यादातर गवाह दिल्ली के एलीट क्लास के थे। कई लोग जेसिका को भी जानते थे और मनु शर्मा और उसके परिवार को भी। यहीं से वो सवाल उठता है कि क्या अपनी ताकत के नशे में उसने ये सब किया? हाँ, ये सवाल तो पहले दिन से ही था। क्या उसे लगा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? इतने लोगों के सामने गोली चलाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन फिर जांच का क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? यहीं पर मामला गड़बड़ाया। शुरुआती जांच बहुत, कह सकते हैं कि ढीली ढाली थी, लापरवाही नजर आई। कैसे? मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कई अहम गवाह जो उस रात वहीं थे, वो अपने बयानों से मुकर गए। मतलब हॉस्टाइल हो गए। पहले पुलिस को कुछ बताया, फिर कोर्ट में जाकर पलट गए। कहने लगे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं या उन्हें ठीक से याद नहीं। इसमें तो वो पार्टी की मेजबान भी थी शायद, बीना रमानी। हाँ,
मीना रमानी जैसी अहम गवाह भी पलट गईं, जिन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने शर्मा को देखा था। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग कैसे पलट गए? दबाव, डर, लालच, कुछ भी हो सकता है। रसूखदार लोगों के केस में अक्सर ऐसा होता है। मीना रमानी ने बाद में कहा भी था कि उन पर बहुत दबाव था। और सबूत, फोरेंसिक एविडेंस, गोली का क्या हुआ? बैलिस्टिक जांच हुई थी। उससे ये तो पता चला कि गोली मनु शर्मा की पिस्तौल से ही चली थी। ये एक अहम सबूत था। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई कि बचाव पक्ष ने, मतलब मनु शर्मा के वकीलों ने, फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। कुछ गड़बड़ियों का हवाला दिया। अच्छा। और ऊपर से गवाह तो पलट ही रहे थे, तो सबूतों की जो कड़ी बननी चाहिए थी वो कमजोर पड़ गई। और उस जमाने में सीसीटीवी तो होते नहीं थे रेस्टोरेंट्स में ज्यादातर। हाँ, वो भी एक मसला था। कोई वीडियो फुटेज नहीं था, सब कुछ चश्मदीदों की गवाही पर टिका था और गवाह एक एक करके मुकर रहे थे। तो मुख्य आरोपी तो मनु शर्मा ही था हत्या के लिए। हाँ, IPC 302 हत्या का चार्ज, और उसके दोस्त विकास यादव और अमरदीप गिल पर सबूत मिटाने और भगाने में मदद करने का आरोप था, IPC 201। तो ये गवाह क्यों पलटे? क्या लगता है आपको? सिर्फ डर था या कुछ और भी? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ एक कारण था। अक्सर कई चीजें होती हैं। दबाव, धमकी, शायद पैसों का लालच भी। सही बात है। जब इतने सारे गवाह, करीब 32 गवाह, अपने बयान से मुकर जाएं, तो कोई भी केस टिकना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ इस केस की बात नहीं, हमारे सिस्टम में गवाहों की सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। और इसी का नतीजा फिर कोर्ट के फैसले में देखा। बिल्कुल। ये मुकदमा चला निचली अदालत में, करीब 7 साल लग गए। 7 साल? हाँ, 7 साल। और फिर फरवरी 2006 में फैसला आया। क्या फैसला आया? निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में मनु शर्मा समेत सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया। बरी कर दिया? इतने संगीन इल्जाम के बाद हाँ। सबको चौंका दिया इस फैसले ने। वजह क्या बताई कोर्ट ने? मुख्य वजह वही थी, एक 32 गवाहों का हॉस्टाइल हो जाना, मतलब अपने बयान से पलट जाना, और दूसरा फोरेंसिक सबूतों की कड़ियों का ठीक से ना जुड़ पाना। बचाव पक्ष ये संदेह पैदा करने में कामयाब हो गया कि सबूतों में शायद कुछ गड़बड़ है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया आरोपियों को। ये तो बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वो शायद भारतीय न्याय के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। यहीं से कहानी में असल मोड़ आया। क्या हुआ? ये फैसला सिर्फ कोर्टरूम तक नहीं रहा। जैसी खबर बाहर आई, पूरे देश में एक उबाल आ गया, जबरदस्त जनाक्रोश। लोगों को यकीन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। लोगों को लगा कि ये तो सरेआम न्याय की हत्या है, पैसे और पावर का खेल है। हाँ, कि अगर आप ताकतवर हैं तो कुछ भी करके बच सकते हैं। सही, ये धारणा बन गई। लगा कि सिस्टम फेल हो गया है, न्याय सबके लिए बराबर नहीं है। और इसमें मीडिया का रोल फिर बहुत बड़ा रहा है ना? बहुत बड़ा। मीडिया ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। NDTV, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबने बड़े अभियान चलाए। वो नो वन किल जेसिका वाला कैंपेन। हाँ, वो नारा तो एकदम आइकॉनिक बन गया, किसी ने जेसिका को नहीं मारा। ये एक तरह का ताना था सिस्टम पर। SMS और ईमेल कैंपेन भी चले थे शायद। हाँ, लोगों से राय मांगी गई, प्रदर्शन हुए, मीडिया ने जनाक्रोश को एक आवाज दी, एक मंच दिया। ये एक तरह से मीडिया एक्टिविज्म का बड़ा उदाहरण बन गया। बिल्कुल। इसे आप भारत में मीडिया प्रेरित न्याय अभियानों का एक वाटरशेड मोमेंट कह सकते हैं। इसने दिखाया कि मीडिया और जागरूक नागरिक मिलकर सिस्टम पर सवाल उठा सकते हैं। मीडिया एक वॉचडॉग की तरह सामने आया। हाँ, लेकिन इसने वो मीडिया ट्रायल वाली बहस भी छेड़ दी। हाँ, ये भी एक अहम बात है। क्या मीडिया ने जरूरत से ज्यादा दखल दिया? क्या इससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हुई होगी? ये एक मुश्किल सवाल है। मीडिया कवरेज ने दबाव तो बनाया, इसमें कोई शक नहीं। और दबाव का असर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। सही कहा। अच्छा असर ये हुआ कि मामला दोबारा खुला, तेजी से सुनवाई हुई। लेकिन बुरा असर ये हो सकता है कि जजों पर भी दबाव बनता है और वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है। संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है इसमें। बिल्कुल। जेसिका लाल केस ने ये दोनों पहलू सामने ला दिए। खैर, तो इस जन दबाव और मीडिया कवरेज के बाद क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने दोबारा जांच की अपील की। और फिर मार्च 2006 में, मतलब बरी होने के बस एक महीने के अंदर, हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मामले को फिर से खोलने का फैसला किया। अच्छा। वापस हत्या और बाकी धाराओं के तहत। हाँ, IPC 302 और बाकी धाराएं। और सबसे खास बात, हाईकोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निशंस। ये स्वतः संज्ञान क्या होता है? इसका मतलब है कि कोर्ट ने किसी की अपील का इंतजार नहीं किया। उसने खुद ही मामले की गंभीरता को, मीडिया रिपोर्ट्स को, पब्लिक के गुस्से को देखते हुए दखल देने का फैसला किया। ये तो बड़ी बात है।
न्यायपालिका की सक्रियता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब सिस्टम पर भरोसा कम होने लगता है तो कोर्ट अपनी भूमिका निभा सकती है। तो हाईकोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हुई। हाँ, और इस बार सुनवाई बहुत तेजी से हुई, फास्ट ट्रैक की तरह। रोजाना सुनवाई, जांच सीबीआई को भी दी गई थी और नतीजा भी जल्दी आया। दिसंबर 2006 में, मतलब मामला दोबारा खुलने के सिर्फ 9 महीने में। क्या हुआ? दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। पलट दिया मतलब मनु शर्मा को हत्या का दोषी पाया। ओ, तो सजा क्या हुई? आजीवन कारावास, उम्र कैद। और बाकी 2 दोस्तों का, विकास यादव और अमरदीप गिल, उन्हें सबूत मिटाने और साजिश का दोषी पाया गया। 4 साल की सजा हुई उन्हें। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। लोगों ने राहत की सांस ली होगी। हाँ, इसे न्याय की जीत, जनता की आवाज की जीत माना गया। लेकिन मनु शर्मा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी होगी। हाँ बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। मतलब उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मनु शर्मा ही दोषी है और सजा कायम रखी। तो कानूनी लड़ाई यहां आकर खत्म हुई। इस पूरे केस से क्या सबक मिलते हैं? ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केस अपने पीछे कई गहरे सवाल और सबक छोड़ गया। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा तो गवाहों की सुरक्षा का, विटनेस प्रोटेक्शन। जब 32 गवाह पलट जाएं, तो सोचना पड़ता है कि सिस्टम में कहां कमी है। हाँ, इसके बाद गवाह संरक्षण कानून पर बात तेज हुई थी। बिल्कुल। दूसरा सबक था न्याय प्रक्रिया की रफ्तार का। 7 साल निचली अदालत में हाई प्रोफाइल मामलों में तेजी लाने की जरूरत महसूस हुई। और मीडिया ट्रायल वाली बहस। हाँ, मीडिया का रोल, कहां तक सही कहां तक गलत, ये बहस आज भी जारी है। और वो प्रिविलेज वाली बात, अमीरी और पहुंच का असर। हाँ, ये केस एक आईना था। हाँ। इसने दिखाया कि कैसे अपराध, विशेषाधिकार और राजनीतिक पहुंच का एक गठजोड़ काम करता है। कैसे ताकतवर लोगों के बच्चे कानून को हल्के में ले लेते हैं और कई बार सिस्टम भी उनके आगे झुकता दिखता है। मीडिया ने यहाँ उस गठजोड़ को तोड़ने में मदद की। हाँ, एक तरह से। लेकिन जैसा हमने कहा, उसके अपने खतरे भी थे। और आम लोगों का रिएक्शन, वो कैंडल लाइट मार्च वगैरह, वो बहुत अहम था। इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च, SMS अभियान, ये सब दिखा रहा था कि भारत का मिडिल क्लास जाग रहा है। हाँ। वो जवाबदेही मांग रहा था। ये सिर्फ एक केस नहीं, एक आंदोलन जैसा बन गया था। हाँ, व्यवस्था में बदलाव की मांग थी ये। सीबीआई की जांच से भी कुछ सबक मिले होंगे। हाँ, कि सबूतों को कैसे ठीक से जमा करना है, कैसे संभालना है और गवाहों को कैसे सुरक्षित महसूस कराना है, ताकि वो बिना डरे सच बोल सकें। शुरुआती जांच की कमियों को बाद में सुधारा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना, सजा के बाद भी कुछ हुआ। हाँ, सजा होने के बाद भी ये केस चर्चा में रहा। मनु शर्मा जेल में था, लेकिन उसने कई बार पैरोल या फरलो के लिए अप्लाई किया। पैरोल मतलब जेल से छुट्टी। हाँ, कभी माँ की बीमारी का हवाला दिया, कभी शादी करने का, कभी परीक्षा देने का। उसे कई बार पैरोल मिली भी। इस पर विवाद भी हुआ होगा। हाँ, काफी विवाद हुआ था कि क्या उम्र कैद के दोषी को इतनी आसानी से पैरोल मिलनी चाहिए। और फिर 2020 में उसे रिहा कर दिया गया। हाँ, जून 2020 में दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने सिफारिश की और उसे समय से पहले रिहा कर दिया गया, करीब 17 साल जेल में रहने के बाद। वजह क्या बताई गई? अच्छा व्यवहार। जेल में उसका बर्ताव संतोषजनक था और उसने काफी सजा काट ली थी। इस रिहाई पर भी बहस हुई होगी। बिल्कुल, कई लोगों ने विरोध किया, कहा कि उम्र कैद का मतलब उम्र भर जेल होता है। लेकिन इसी बीच जेसिका की बहन सबरीना लाल का बयान आया था। हाँ, वो बहुत चौंकाने वाला था। सबरीना लाल, जिन्होंने सालों तक इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने मनु शर्मा को माफ कर दिया है और उन्हें उसकी रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। वो अब आगे बढ़ना चाहती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, माफी। हाँ, इसने पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया। अब ये सिर्फ कानून और सजा का मामला नहीं रहा, ये क्षमा, पश्चाताप, सुधार, इन सवालों पर आ गया। क्या कोई सुधर सकता है? क्या माफ कर देना चाहिए? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन सबरीना के बयान ने यह बहस जरूर छेड़ दी। तो अगर हम इस पूरे केस को समेटें तो क्या कहेंगे? देखिए, निष्कर्ष यही है कि जेसिका लाल केस भारतीय न्याय और समाज के लिए एक मील का पत्थर था। इसने दिखाया कि पब्लिक प्रेशर और मीडिया मिलकर न्याय दिलवा सकते हैं, भले ही देर से। लेकिन इसने सिस्टम की कमजोरियां भी उजागर की। बिल्कुल, गवाहों की असुरक्षा, मीडिया ट्रायल के खतरे, ये सब भी सामने आया। तो ये एक ऐसी कहानी है जो एक साफ दिखने वाले केस से शुरू हुई। हाँ,
फिर बरी होने के फैसले तक पहुंची। फिर जन आक्रोश और मीडिया के दखल के बाद सजा तक गई। सही। यह हमारी संस्थाओं की कमजोरियों को भी दिखाती है और आम नागरिक की आवाज की ताकत को भी, और ये भी कि सामाजिक चेतना से न्याय मिल सकता है। एक अखबार ने लिखा था, जेसिका लाल व्यर्थ नहीं मरी, उनकी मौत ने सिस्टम को आईना दिखाया। बिल्कुल सही कहा था। ये केस हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि न्याय कितना जटिल है, मीडिया की ताकत कैसी है और रसूख के सामने सच्ची जवाबदेही कितनी बड़ी चुनौती है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। क्या आज भी वैसा ही गठजोड़ काम कर रहा है? हाँ, और क्या आज भी न्याय के लिए ऐसा ही संघर्ष करना पड़ता है? ये सोचने वाली बात है।